हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे पाठ डायरी का एक पन्ना। देखिए, डायरी के बारे में आपने सुना होगा। बहुत से लोगों को आदत होती है डायरी लिखने की। वो क्या करते हैं कि दिन में जो भी घटनाक्रम होता है, जो भी बात उनके मन को छू जाती है, तो वो सोने से पहले रात में अपने डायरी में उसको लिखकर सोते हैं। ठीक है। तो पाठ के जो लेखक हैं सीताराम सेकसरिया, उनकी भी ये आदत थी डायरी लिखने की। ठीक है। तो वो भी डायरी जो है वो लिखा करते थे। तो इस डायरी में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई एक घटना लिखी है। देखिए, आप सबको पता है कि हमें स्वतंत्रता कब मिली थी, 1947 में। लेकिन उसके लिए संघर्ष जो है वो बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुका था। तो सबसे पहले आप जानते हैं, शायद कुछ विद्यार्थी ही जानते होंगे, बहुतों को नहीं पता होगा कि सबसे पहले जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 1930 में। ठीक है। तो 1931 में फिर से उसकी पुनरावृत्ति की गई थी, यानी उसको दोहराया गया था। जो 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था ना, उसमें कलकत्ता वासी जो थे, यानी बंगाल के जो वासी थे, उनका योगदान जो है वो बहुत कम रहा था। ठीक है। तो अपने वो समझते थे कि उनके माथे पर ये एक कलंक है कि उन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान नहीं दिया है। तो इसीलिए उन्होंने 1931 में फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है। तो उसी के बारे में, उस 1931 की घटना को सीताराम सेकसरिया ने जो है अपनी डायरी में लिखा है और उसी को ही यहाँ पर अंकित किया है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम सीताराम सेकसरिया के बारे में जान लेते हैं। सीताराम सेकसरिया, जिनका जन्म जो है 1892 में और मृत्यु 1982 में हुई है। ठीक है। 1892 में इनका जन्म राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। ठीक है। और इनका अधिकांश जीवन जो है वहीं पर कलकत्ता में ही बीता है। फिर ये व्यापार से जुड़े हुए थे। सीताराम सेकसरिया जो थे व्यापार से जुड़े थे और साहित्य संस्कृति में भी जो है ये अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। और महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। ठीक है। और गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये करीबी रहे थे। अनेक बार इन्होंने आंदोलन, सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उस समय में अनेक बार इन्होंने जेल यात्रा भी की है। आज़ाद हिंद फौज के ये मंत्री भी रहे हैं। और भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इस पाठ के माध्यम से सीताराम सेकसरिया जी जो हैं वो हमें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। देखिए क्या कहा है। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन में जनता ने इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर में ऐसे अनेक लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थे। यानी बहुत से लोग थे जो इस आज़ादी में अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है। ये याद रखना है आपको, पहली बार कब मनाया गया था, 1930 में। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का भी दिन बना। ठीक है। तो देखिए, इस पाठ में सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो डायरी लिखते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, यानी 1931 की जो घटना थी वो इन्होंने इस अपनी डायरी में लिखी है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे कि किस तरीके से इस पाठ में ये वर्णित किया गया है कि किस तरीके से हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। ठीक है। उनकी कुर्बानियों की वो याद दिलाता है और साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक
संगठित समाज कृत संकल्प हो, कृत संकल्प यानी एकजुट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना कर सके, यानी एकता में ही ताकत है। ये हमें ये पाठ सिखाता है। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं आपका पाठ डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी 1931 की घटना इसमें अंकित है। ठीक है, तो देखिए 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है, ये दिन अमर माना गया है। क्यों माना गया है वो हम पढ़ेंगे। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। एक तो देखिए क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। ठीक है, 1930 में दिन मनाया गया था और 1931 में इसकी दोहराई थी। इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, यानी पिछले वर्ष, गत मतलब पिछले साल जो है कलकत्ता वासियों का योगदान कम था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया, यानी इस वर्ष कलकत्ता वासी जितना भी कर सकते थे अपने देश के लिए वो कर रहे थे। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर उन्हें समझाया जा रहा था, यानी इस आंदोलन से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति थे उनको घर जा जाकर उनकी जिम्मेदारी, उनके कार्य उनको समझाए जा रहे थे। ठीक है, बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। ठीक है, कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे, यानी पूरे कलकत्ता शहर को जो है सजा दिया गया था। इतनी जोर शोर से तैयारियां वहाँ पर चल रही थी। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर मतलब घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी, यानी निगरानी रख रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। मोटर लारियां मतलब गाड़ी में। ठीक है, ये सार्जेंट जो है एक सेना का पद है, तो वो भी अपनी गाड़ियों में घूम घूम कर जो है वो देख रहे थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। यानी जो अंग्रेज, उस समय आपको पता ही है कि हमारे देश पर जो है अंग्रेज़ों का राज था। ठीक है, तो अंग्रेज जो है वो इस आंदोलन को होने देना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने सिपाही जो है वो जगह जगह तैनात कर रखे थे और नज़र रखी हुई थी कि ये आंदोलन जो है वो ना हो पाए। तो देखिए आगे, मोनूमेंट मतलब स्मारक। मोनूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में यानी प्रातःकाल में ही 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, क्योंकि झंडा जो है वहीं पर फहराया जाना था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ठीक है, और लोगों को मारा और या वहाँ से हटा दिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए इस आंदोलन की खास बात क्या थी कि इसमें न केवल पुरुषों ने बल्कि स्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया था। ठीक है, और जो लोग जो हैं इस आंदोलन में शामिल थे, पुलिस जो है उनके साथ मारपीट भी कर रही थी। तो देखिए 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया, यानी झंडा फहराकर उत्सव मनाया गया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया, यानी उनको इसके बारे में समझाया गया था कि ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे,
अपने भी फ़ोटो का काफ़ी काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। ठीक है, जगह जगह फ़ोटो उतरवाने का भी प्रबंध था। वो क्यों था? ताकि जुलूस को जो है ज़्यादा सफलता मिल सके और इतिहास जो है इसका बनाया जा सके और आगे आने वाले समय में लोग जो हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा ही करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। तो देखिए, इस घटना को, जो ये घटनाक्रम था, इसको निराला कहा है, अपूर्व कहा है और साथ में इस दिन को अमर भी कहा है। उसका कारण क्या है? देखिए, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ, कानून भंग मतलब कानून तोड़ना, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। ओपन लड़ाई मतलब खुला चैलेंज। अब इसको खुला चैलेंज क्यों कहा है, कानून भंग क्यों कहा है? देखिए, पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार, यानी फलानी फलानी धारा, कोई धारा है, ठीक है, उसके बारे में कहा है कि कोई सभा नहीं हो सकती। और जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर कौंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ठीक है, सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। अब देखिए, समझेंगे यहाँ पर इसको खुला चैलेंज क्यों कहा है। देखिए, अंग्रेज़ों की तरफ से कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी सभा जो है नहीं बुलाई जाएगी और अगर सभा बुलाई गई तो सभा बुलाने वाले व्यक्तियों को या उससे जुड़ने वाले व्यक्तियों को दोषी समझा जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन जो कौंसिल थी, परिषद के जो सदस्य थे, उन्होंने नोटिस निकाला था कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। मतलब खुला विरोध था, इसलिए इसको खुला चैलेंज कहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक 4:24 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी जो है कलकत्ता का एक प्रसिद्ध स्थान है, इस जगह का नाम है। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थे। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। यह सब तो आपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी, यानी देखा नहीं जा रहा था। लोगों की हालत ऐसी हो चुकी थी क्योंकि पुलिस जो है लगातार लाठियां बरसा रही थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर दूसरी तरफ, यानी स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे, यानी अपनी इच्छा अनुसार जो वहाँ पर स्वयं सेवक गए थे, वे अपने स्थान से लाठियाँ पड़ने पर भी हटते नहीं थे। यानी लोगों में इतना जुनून था कि पुलिस की लाठियाँ बरसाने के बाद भी लोग जो हैं हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहाँ से चली।
साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। देखिए जुलूस टूटने का कारण क्यों था, क्योंकि पुलिस जो है लगातार लाठियां बरसा रही थी, इसी कारण वो जुलूस जो है टूट गया था। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व मतलब आगे बढ़कर अगुवाई करना, ठीक है, कौन कर रहा था नेतृत्व? विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। देखिए मतलब मार खाने के बाद भी, बार बार पकड़े जाने के बाद भी लोग जो है रुक नहीं रहे थे, इतना जोश था उस दिन लोगों के अंदर। मदालसा भी पकड़ी गई थी, उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ तो बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, संगीन मतलब गंभीर है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत से लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे, यानी देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में लोग जो है घायल हो गए थे। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। अपूर्व मतलब अनोखा, इससे पहले नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। तो देखिए पाठ के प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता वासियों पर कलंक था और 1931 के दिन उन्होंने वो कलंक जो है धो दिया। यानी इस बार जो आंदोलन की पुनरावृत्ति की गई, इसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया और लोगों में जोश और जुनून जो है वो देखने लायक था। न केवल पुरुष और स्त्रियां भी जो है इसमें भाग ले रही थी और सरकार के मना करने के बाद भी खुला चैलेंज देकर जो है वो खड़े थे और घबरा नहीं रहे थे। इसीलिए इस घटना को जो है अपूर्व कहा है, अनोखा कहा है, अमर दिन इसलिए ये कहा गया है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।